स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन या हर दूसरे दिन जो है आपके लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। तो इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन पार्ट 10। जैसे कि आप जानते हैं कि विगत परसों जो है हमने मॉक टेस्ट डिस्कशन 9th लेकर आए थे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आज इस जो है पार्ट में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है या एरर का प्रावधान आपको लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन क्या है आपका? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी अमृत कौर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये कब थी? 1917 में। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें थी। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन क्लियर। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली भारतीय यानी कि जो भारत की थी, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। क्लियर। ये कब थी? ये थी आपकी 1925 कानपुर का जो अधिवेशन, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें ये क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कानपुर के अधिवेशन में, कानपुर के अधिवेशन में। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो कौन थे आपके? ए ओ ह्यूम। क्लियर। स्थापना कब हुई इसकी? 1885 में। और सर्वप्रथम 1885 में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। कब की थी? 1885 में। कहाँ का अधिवेशन था? बम्बई। बम्बई अधिवेशन। क्लियर हो गया। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? ये आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और ये क्या थे? आपके सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। कब थे? 1923 में। 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, दिल्ली का अधिवेशन वो क्या था? विशेष अधिवेशन था। दिल्ली का अधिवेशन किस प्रकार का अधिवेशन था? आपका विशेष अधिवेशन था। तो सबसे युवा क्या थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो अगर हम प्रथम मुस्लिम की बात करें, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? ये आपके हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी। क्लियर। किस अधिवेशन में? 1887 के मद्रास अधिवेशन, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। 1887 का मद्रास अधिवेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि कैसरी हिंद को वापस कर दिया था? कौन सा आंदोलन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्लियर। असहयोग आंदोलन हो जाएगा। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो कैसरी हिंद ब्रिटिश सरकार ने इनको कहना स्टार्ट किया था, उस उपाधि को वापस कर दिया था। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ हम एक्स्ट्रा जो है टॉपिक की बात करें तो कैसरी हिंद जो है 1915 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी। 1916 में 1916 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के किनारे जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम।
साबरमती आश्रम। क्लियर। और उसकी अगर उसकी बात की बात करें तो सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किया था? सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ पे किया था? वो था आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सत्याग्रह पहले कहाँ किया? 1917। 1917 चंपारण, बिहार। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। चंपारण बिहार में। और पहली बार जो भूख हड़ताल की, पहली बार गांधी जी ने जो भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल पहली बार जो की, वो अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उनके समर्थन में की। अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उनके समर्थन में की। और गांधी जी का एक और नारा क्या था? कर नहीं आंदोलन था। कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। क्लियर। कब हुआ था ये? 1918 गुजरात के खेड़ा जिले में। गुजरात के खेड़ा जिले में। खेड़ा जिले में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन क्या है आपका? मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश की गुप्त वंश। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? महान सम्राट कनिष्क किससे संबंधित थे? कुषाण वंश। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इसमें जो प्रथम महान सम्राट हुआ, प्रथम महान सम्राट, महान सम्राट ये कौन हो था यहाँ पे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश में जो महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी वो आपका था कुमारगुप्त। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। सॉरी, इसका उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासनकाल में चलाएगी? गुप्त वंश में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पे किस वंश में चली? आपका हो जाएगा गुप्त वंश। उसके बाद मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला कब से स्टार्ट हुई? वो भी आपकी स्टार्ट हुई गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या है आपका? भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, एस बिहारी बोस, श्याम जी कृष्ण शर्मा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्याम जी कृष्ण शर्मा। ये कब की थी? इन्होंने की थी 1905 से 1910 की बात। क्लियर। स्टूडेंट के लिए की थी इन्होंने। कहाँ पे की थी? लंदन ब्रिटेन में। लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन क्या है आपका? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन कि 44वें संविधान संशोधन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन किस समिति के अंतर्गत आता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत आता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? ये आपका लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। और किस भाग के अंतर्गत आता है? 4 का, भाग 4 का के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें तो एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो अधिकार क्या है? सबसे बड़ा, इसलिए आ से अधिकार, तो आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? ये लिया गया है आपका अमेरिका से। ये आपका लिया गया है अमेरिका से। ये किस भाग के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका भाग 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 से 35।
इस अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क्या है आपका? समय के पूर्व नियुक्त सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सभी सदस्य अंग्रेज थे। जब सभी सदस्य अंग्रेज थे तो उसका जो नियम निकलेगा वो किसके अंतर्गत निकलेगा? ब्रिटेन के अंतर्गत। इसी के लिए सबसे ज़्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया, यानी किसके अंतर्गत किया गया? भारत के द्वारा। जिसमें सबसे अग्रिम जो थे आगे आए वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इसी में क्या हो गया था? लाठी चार्ज हुई थी, जिसमें लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगी थी और 1 महीने के उपरांत क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के अंतर्गत ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन जो है इसकी जो नियुक्त हुई वो आपकी हुई 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्त हुई। और भारत ये मुंबई जब पहुंचा तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। उस समय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। भारत की गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ। गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ आपका? 5 मार्च 1931 में। इसी के समय में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध नहीं थे। ऑप्शन क्या है आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब जानते हैं आप कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध भी आपको पता होगा 1556 में। इतने अंतराल तक बाबर ने तो राज नहीं किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध इसी के शासनकाल में ही लड़ा गया होगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो जो है आपका, इसमें मोस्टली डेट नहीं पूछा था, सन ही पूछा जाता है। कब हुआ? 1526 में हुआ। ये हुआ आपका इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। इसमें जीता कौन था? बाबर। और खानवा का युद्ध फिर 1 साल बाद हुआ। जो खानवा का युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1527 में। 1527 एक साल के अंतराल पे हुए मोस्टली। 1527 में। इसमें पार्टिसिपेट कौन किया? राणा सांगा। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। पुनः कौन विजयी होगा? बाबर। राणा सांगा व बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। कब हुआ? 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खानवा के बाद जो आया वो आपका क्या था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1 साल के अंतराल में। चंदेरी का युद्ध ये हुआ आपका 1528 में। इसमें जो पार्टिसिपेट किया वो कौन थे? मेदिनी राय। मेदिनी राय व बाबर। विजेता कौन हुए? बाबर। और लास्ट में इनका जो युद्ध था वो कौन था? घाघरा का युद्ध। 4 ही युद्ध मोस्टली जो है विशेष तौर पे बाबर ने लड़ा था। चौथा युद्ध क्या था? घाघरा का युद्ध। ये हुआ 1529 में। अफगानों व बाबर के मध्य। अफगानों व बाबर के मध्य। पुनः इसमें कौन विजयी होगा? बाबर। तो पहला क्या हो जाएगा? 1526 में एक युद्ध हुआ, फिर 1527 में एक युद्ध हुआ, फिर 1528 में एक युद्ध हुआ, फिर 1529 में हुआ। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जो है बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें विजेता कौन था? बाबर। 1527 ईस्वी में जो द्वितीय युद्ध था वो कौन था? खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा व बाबर थे। विजेता कौन हुआ? बाबर। फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? 1528 में चंदेरी का युद्ध। वो किसके मध्य हुआ? मेदिनी राय व बाबर के मध्य। विजेता कौन थे? बाबर। फिर उसके बाद चौथा जो बाबर ने युद्ध लड़ा विशेष तौर पे वो कौन था? घाघरा का युद्ध। किसके मध्य था? अफगानों व बाबर के मध्य, जिसमें कौन विजेता हुआ? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर मत दो नारा किसने दिया? ऑप्शन क्या है आपका? भगत सिंह। बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल।
एक जो आपका इसी कर वाले में कन्फ्यूजन होता है वो होता है कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन, एक है कर मत दो आंदोलन, एक है कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी जी। इसमें मुख्य थे वो महात्मा गांधी जी जो थे कर नहीं आंदोलन के समर्थक थे। क्लियर? अहमदाबाद मिल में जो मजदूर थे उनकी तरफ से इन्होंने क्या किया था? आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर कहाँ पे हुआ था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा जिले में। अब ये क्या है? कर मत दो, कर मत दो। तो 1528 में बारदोली में अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे कर अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया था? 30%। तो इसका विरोध करने के लिए सीधे जो पार्टिसिपेट किए थे, अग्रिम भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही नारा दिया था कर मत दो। तो बारदोली जो है, जो सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे मुख्य रूप से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इतना अनशन किया था, इन्होंने अनशन किया था और इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों के जो विपक्ष में गए थे कि अंग्रेज़ों को जो कर था 30% से 6% लाना पड़ा। इसीलिए वहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं, उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दी थी। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं। वहीं पे उन्होंने नारा क्या दिया था? कर मत दो। तो कर मत दो नारा किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इन्होंने ही 562 रियासतों को मिलाने का कार्य किया, जिसमें से 561 रियासतें तो मिल गई थी। जो एक रियासतें थी उसको नेहरू जी ने यह कहते हुए टाल दिया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। वो कौन सी रियासत थी? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्लियर? जिसे 370 35(1)(a) के तहत जो है राज्य का, वहाँ से हटाकर राज्य का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1942। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? 1942। ऑप्शन नंबर बी है 1944। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1946। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1950। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1946। 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया उसका मुख्य जो उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाने का उद्देश्य था। यानी कि स्वतंत्रता के मद्देनजर जो उसमें गाइडलाइन लिखी हुई थी वो 1946 के अंतर्गत थी। ये किसके समय में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत? लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो। और इसी गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है अगस्त प्रस्ताव भी आया था, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी? BRS। बारिश कहाँ पे होगी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या होगी? बारिश। तो बी से क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा। आर से हो जाएगा रोहतांग। एस से क्या हो जाएगा? सिपकिला। तो बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला ये सभी दर्रे कहाँ पे हो जाएंगे? हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और पुनः आप जो है अगर बात करेंगे जो है सिक्किम की, उत्तराखंड की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड में इतनी ठंडी पड़ती है कि लेमन की टी पीनी पड़ती है। यल से क्या हो जाएगा? यम से क्या हो जाएगा? यन से क्या हो जाएगा? यम से क्या हो जाएगा? माना। यन से क्या हो जाएगा? नीत। और यल से क्या हो जाएगा? लीपू लेख। तो लीपू लेख, माना और नीत ये दर्रे कहाँ पे हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग की तरह नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो पहले क्या था? योजना आयोग था, उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। तो उस समय जो है योजना आयोग के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग की जगह क्या लाया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगी? राजीव कुमार। और अगर हम सीईओ की बात करेंगे ये कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत क्या होंगे? इसके सीईओ होंगे। किसके? नीति आयोग के। किसकी जगह पे आया? ये आया योजना आयोग की जगह पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति व बोकारो स्टील प्रांत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कि योजना अवकाश में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में। योजना अवकाश जो हुआ था 1966 से 69 के बीच 3 साल चला था योजना अवकाश, जिसमें एक में क्या हुआ था, पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था, इसका कारण था, और दूसरा क्या था, भूखमरी का कारण था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये किस मॉडल के अंतर्गत थी? ये थी आपकी हैराल्ड डोमर मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? ये थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल थी, पीसी महालनोबिस मॉडल। इसमें जो है किसको प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग जगत को। और इसी में जो है भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इन सभी प्लांटों की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ही हरित क्रांति का गठन, भारत में हरित क्रांति का गठन व बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो अगर हरित क्रांति की बात करें तो 1967 से 67-68 के मध्य जो है इसकी स्थापना हुई हरित क्रांति की। जो विश्व स्तर पे जो अग्रिम या इसमें जो है वैज्ञानिक खोज करता थे हरित क्रांति की, वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग ही भारत में जो है हरित क्रांति को लेकर आए थे। लेकिन जो है भारत में अगर बात करेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक ये कौन हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में अगर बात करेगा हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक की बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बैरोमीटर की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन क्या है आपका? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ई टार्सोली। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रॉबर्ट हलई टेहेड। ऑप्शन नंबर डी क्या है? टेलर फारेंसबर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई टार्सोली। ई टार्सोली ने बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? दाब मापते हैं। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? दाब मापते हैं। चार्ल्स बेबेज की बात की, इन्होंने किसकी खोज की थी? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जनक भी किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद टेलर फारेंसबर्थ की बात की थी, इन्होंने टीबी की खोज की थी, लेकिन वो टीबी कौन सी प्रकार की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर टीबी की बात करें तो उसकी खोज किसने की थी? टेलर फारेंसबर्थ ने। और यदि हम टीबी जो है मैकेनिकल की बात करें, यांत्रिक, तो इसकी खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। टीबी यांत्रिक की बात करेंगे तो उसकी खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। और टीबी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसकी खोज किसने की थी? फारेंसबर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन क्या है आपका? किलोग्राम पर घन मीटर, किलोग्राम पर वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। थर्ड है आपका किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर। टी है आपका किलोग्राम मीटर पर वर्ग सेकंड। तो घनत्व टी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। उसके बाद वॉल्यूम यानी कि आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? घन मीटर। तो सही यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम पर घन मीटर। तो जल का घनत्व किस डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। इतना आपको पता ही होगा। जैसे जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होगा? घनत्व में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन क्या है? थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? द्रव तापमापी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गैस तापमापी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पूर्ण
विकिरण उतापमापी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्ण विकिरण उतापमापी। पूर्ण विकिरण उतापमापी से हम जैसे तारों का तापमान हो गया, चंद्रमा का तापमान हो गया, सूर्य का तापमान हो गया, इन सब का जो है चंद्रमा का तो नहीं माप सकते क्योंकि वो जो है दूसरे पर डिपेंड होता है, क्या है, अदीप्त है। तो सूर्य का तापमान क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक अधिक पर ही विकिरण का उत्सर्जन होता है। कोई भी वस्तु विकिरण का उत्सर्जन कब करेगी, जब उसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, पूर्ण विकिरण उतापमापी का ही प्रयोग करेंगे। तो सूर्य का जो है तापमान कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। बाह्य जो उसकी सतह होती है उसका तापमान कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। और किस सिद्धांत पर वर्क करता है, ये होता है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जिसमें जो है दो जो अणु है, दो अणु जो है मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक बड़े अणु का। जैसे आपका 1H1 + 1H2, इससे मिलकर किसका निर्माण होगा, हीलियम के अणु का, 2He4। तो अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से जो डॉक्टर यूज करते हैं हमारे शरीर का जो तापमान मापते हैं वो थर्मामीटर, क्योंकि इसमें परिवर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम परिवर्तन को किससे मापा जाएगा, थर्मामीटर से। इसमें क्या भरा होता है, पारा। आप देखें होंगे जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा होता है, पारा। पारा क्या है, एक द्रव धातु है, द्रव धातु है। अगर हम बात करें द्रव अधातु की तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को क्या बोलेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें अगर हम बात करें एल्कोहल का, एल्कोहल का जो है हिमांक कितना होगा, -115 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका र्यूमर पैमाने को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन क्या है आपका 100, ऑप्शन नंबर बी क्या है 180, ऑप्शन नंबर सी है आपका 80, ऑप्शन नंबर डी क्या है 273। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। र्यूमर पैमाने पे जो खाँचों की संख्या होगी, जो भाग की संख्या होगी विभाजन की, वो कितनी होगी, 80। और अगर आप सेल्सियस वाले पे जाएंगे यानी फ़ारेनहाइट पे, उस पर कितना होगा, फ़ारेनहाइट पे जो भागों की संख्या होगी 180। और सेल्सियस पैमाने पर जाएंगे उसकी संख्या कितनी होगी विभाजन की, वो होगी 100। तो हमारा तापमान किससे मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। 98.6 स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो किसी कंडीशन आएगी बुखार की। -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, -40 पे क्या होगा कि फ़ारेनहाइट व सेल्सियस का जो मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन क्या है आपका 29, ऑप्शन नंबर बी क्या है 26, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 30, ऑप्शन नंबर डी क्या है 35। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 35। 29 किसका होगा, कापर का। 26 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Fe, लोहा का। 30 किसका हो जाएगा, जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी पुरानी चट्टान की आयु किस विधि द्वारा निकाली जाती है। ऑप्शन क्या है आपका रेडियो आइसोटोप डेटिंग, बी है आपका यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, सी क्या है आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि, डी क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। अगर अत्यंत ही पुरानी कोई चट्टान है उसके लिए हम किस, जैसे कोई भी पहाड़ है, पहाड़ के नीचे हम कोई खुदाई करते हैं तो उसका खुदाई जो करते हैं तो कोई भी अगर ईंधन जो है हम निकालते हैं, कोई द्रव निकालते हैं तो वो कितना पुराना है इसको हम कैसे पता करते हैं, उस चट्टान की आयु निकाल कर। उसको किससे निकालते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से। अगर किसी पेड़ का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वलय गिनकर, वलय को काउंट कर कर हम किसी पेड़ की आयु निकालते हैं। जीवाश्म की जो आयु निकालेंगे किससे निकालेंगे, यूरेनियम द्वारा। जीवाश्म, इसमें चट्टाने को अगर छोड़ दिया जाए तो जीवाश्म में जो आपके पेड़ पौधे दब गए थे या कोई मनुष्य दब गया था तो जीवाश्म बन गया, उनकी केवल क्या बनी, हड्डियाँ बची। तो उसको कैसे निकालेंगे, यूरेनियम द्वारा आयु अंकन के द्वारा। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या हो जाएगा, ये आपकी किसी वस्तु की आयु निकालते हैं।
जो मोस्टली 400-500 जो है वर्ष पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, उसकी आयु कैसे निकालेंगे? रेडियो आइसोटोप डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन क्या है आपका? 7, ऑप्शन नंबर बी है आपका 18, ऑप्शन नंबर सी है आपका 30, ऑप्शन नंबर डी है 17। तो जो सीधा सीधा आपका स्तंभ रहता है वो क्या रहता है? वर्ग। ये जो पार्ट रहेंगे आपके वर्ग रहेंगे। उसके बाद क्षैतिज की अगर हम बात करेंगे, क्षैतिज जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 18, सॉरी आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 7 जो क्षैतिज लाइन उसे क्या बोलेंगे? आवर्त। आवर्तों की संख्या हो जाएगी 7 और वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 18। 18वां जो वर्ग है वो अक्रिय गैस से है, जैसे आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी हो जाएंगे। और पहला जो वर्ग हो जाएगा आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है, हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा, रूबिडियम हो जाएगा। ये जो ग्रुप है, ये जो वर्ग है, ये पहला वर्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे हल्का अधातु तत्व है। ऑप्शन क्या है आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधातु न लिख के धातु हो जाएगा। सबसे हल्का धातु तत्व, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, क्या होगा यहाँ पे? सबसे हल्का धातु तत्व। ऑप्शन क्या है आपका? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है पारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ई क्या है आपका? बोरान। तो सबसे हल्का तत्व की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। और सबसे हल्का अधातु तत्व की अगर बात करेंगे, अधातु तत्व, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिथियम। और पारा क्या है? द्रव धातु है। द्रव धातु क्या है? पारा, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Hg से। और द्रव आधातु क्या हो जाएगा? द्रव आधातु, ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन। ब्रोमीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? जल की, सोडियम क्लोराइड की, कि ऑक्सीजन की, कि रक्त की? तो डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नमक की, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, NaCl। Na क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धातु, Cl क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गैसीय अधातु। किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैसीय फॉर्म में अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के कान में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन क्या है आपका? 5, ऑप्शन नंबर बी है आपका 6, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो कान में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 6। सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? कान में। तो अगर हम पूरे खोपड़ी की बात करें तो इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29। 29 की अगर हम कैटेगरी बनाएं तो 6 कहाँ पे पाई जाएंगी? कान में। और 14 हड्डी कहाँ पे पाई जाएंगी? चेहरे पर। चेहरे पे कितनी पाई जाएंगी? 14 हड्डी। उसके बाद कपाल की बात करें तो कितनी पाई जाएंगी? 8। और एक की अगर हम बात करें तो किस में पाई जाएंगी? हाइड। हाइड में 1 हड्डी पाई जाएगी। तो कुल खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? 29। चेहरे पर कितनी पाई जाएगी? 14। कान में कितनी पाई जाएंगी? टोटल 6। उसके बाद 8 किस में पाई जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी कपाल में। 1 किस में हो जाएंगी? हाइड में। तो जो कान की हड्डी हो जाएगी स्टेपस, ये क्या है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। ये कितनी की होती है? 2 होती है। 2 स्टेपस होती है और 2 क्या होती है? मेलियम। 2 होती है आपकी मेलियम और 2 क्या हो जाएगी आपकी? इनकस। तो सबसे छोटी हड्डी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्टेपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का कार्य है? स्मृति, भूख प्यास, हृदय की धड़कन की पेशियों का संकुचन। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का कार्य क्या हो जाएगा? भूख एवं प्यास का। भूख और प्यास किससे लगेगी? हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो? इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ये समझ लीजिए जिससे हमें पता नहीं चलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, कि जिससे जो हार्मोन स्रावित होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। और जो हमें पता चल रहा है, जो दिख रहा है, जिसे महसूस करें, जिसको हम देख सकते हैं, क्या हो जाएगा?
बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी क्या हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि, और क्या हो जाएगी, अबट्टू ग्रंथि। उसके बाद आपकी लार ग्रंथि हो जाएगी, अश्रु ग्रंथि हो जाएगी। लार गिर सकती है, लार जब गिरेगी तो हम वो किस ग्रंथ से गिरेगी, लार ग्रंथ से, तो उसको हम देख सकते हैं। अश्रु अश्रु जब गिरेगा तो किस ग्रंथ के अंतर्गत गिरेगी, वो आपकी गिरेगी अश्रु ग्रंथ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन क्या है आपका, थायमीन, ऑप्शन बी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है आपका कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है आपका फिलोक्विनोन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिलोक्विनोन। इसके लिए ट्रिक हमने आपको बताया था, रथ एक टॉफी। ये रा वाला हिस्सा क्या है, ए, और था वाला क्या हो जाएगा, बी, ए वाला क्या हो जाएगा, सी, और का वाला क्या हो जाएगा, डी, और टा वाला क्या हो जाएगा, ई। और ये क्या हो जाएगा आपका, के। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। रथ एक टॉफी, ये हो जाएगा रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम ए का। बी का क्या हो जाएगा, थायमीन, सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, और ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। उसके बाद के का क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ये किसका हो जाएगा, बी का, ये किसका हो जाएगा, सी का, कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा, डी का, फिलोक्विनोन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के का। तो ई का क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो टोटल 25 ही क्वेश्चन थे। तो अगर आज आपको हमारा क्वेश्चन जो है, जो लगाने का मेथड था, और जो इसका जो पार्टिकुलर जो है कॉन्सेप्ट था, अगर अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।